नाजरीन, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ दिल से रोशन ज़िंदगी की इस महफिल में, इस बैठक में, जहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की और तंदुरुस्ती की। आइए उठाएं हर कदम सेहत की तरफ। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ डॉक्टर अफशा हुमा तशरीफ़ रखती हैं, जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर हैं, और इन्होंने बड़ा प्रेस्टीजियस एक स्कॉलरशिप है, काबिल तहसीन है, और इन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है। ये जो हमारे जिस तरह के मसाइल आजकल जनरेशन्स को पेश आते हैं एक से दूसरी को, और दूसरे ये ऑथर भी हैं, इन्होंने 4 किताबें भी इसके ऊपर लिखी हैं और इन्होंने इंटरनेशनली बहुत काम किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है कि इतनी काबिल कदर, काबिल तहसीन ख़ातून हमारे पास आज तशरीफ़ लाई हैं और ये हमारे से इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगी। शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू फॉर मेहरबानी हैविंग आप मी। आई। और हमारे यहाँ मैंने देखा है कि हमारे अंदर हमेशा से ही होगा, लेकिन शायद हमें वो अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें महसूस होता है कि मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान, मुख्तलिफ जनरेशन के दरमियान जो वो हम आंगी थी वो कम होती जा रही है। बड़े छोटों को नहीं समझते, छोटे बड़ों को नहीं समझते, उनके तरीके बदल गए हैं। वो किसी और तरह से अपनी बात को करते हैं, बड़े किसी और तरह से बात करते हैं। बड़ों में शायद जो सीख के आए बहुत लिहाज होता था, मुंह पे बात नहीं करते थे, चाहे दिल में सड़ते रहेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। छोटे अब मुख्तलिफ है, वो उसी वक्त कह देते हैं, जो फिर इधर वाली बात उनको नहीं अच्छी लगती, उधर वाली उनको नहीं अच्छी लगती। मैं ये भी देखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से भी आया, तो इस वक्त बहुत सारी कंपनियों में 3-4 जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं, 3-4 नस्लें काम कर रही हैं। जिस तरह नस्लें उम्र के लिहाज से नहीं, जिस तरह आज की साइंस उसको डिफ़ाइन करती है कि जेन ज़ी है, ये बेबी बूमर्स हैं, उनके लिहाज से बात करना, ये 3-4 जनरेशन्स काम कर रही हैं। सही। अब उनके दरमियान भी हम आंगी के मसाइल हैं, वो किसी और तरह सोचते हैं, वो किसी और तरह सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसके बाद मैं आपके पास ये बात छोड़ता हूँ कि आप इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपके सेटअप का मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होती होगी और मैं खुद भी सुनूंगी आपके बाकी प्रोग्राम्स में। मेरा काम इस वक्त, जैसे आपने कहा, कि ज़्यादा फोकस्ड है इंटर जनरेशनल ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंटर जनरेशनल ट्रांजैक्शन, तो इसको उर्दू में बयान करेंगे? हाँ, उर्दू मेरी बड़ी कमज़ोर है, उसके लिए हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सफ़ीरुल्लाह ख़ान। अगर आप देखें तो मेरे जो इंग्लिश के काम को वो साथ साथ ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा। और जब हम पब्लिश करते हैं तब भी हम दोनों ये करते हैं। अच्छा। तो क्योंकि मेरी अपनी PhD भी और ज़्यादातर एजुकेशन बाहर से रही, तो थेरीज और टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में ज़्यादा सीखी, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा लाहौर में होती हैं सईदा दी पापा, पंजाबी पे बड़ा काम है उनका, तो उन्होंने डांटा एक दफ़ा, तो मैं कहा जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, ये भी इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है कि हम उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, किसी भी ज़ुबान से हमारी वाकफ़ियत कम होती चली गई, ठीक है। वो एजुकेशन में इस तरह का टेक्स्ट था, एजुकेशन में इस तरह का करिकुलम था कि हम अपनी इन ज़ुबानों से दूर होते गए और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी सारी हम फ़ौरन अडॉप्ट करते गए। अच्छा, अब हम जो बात आप कर रहे थे और जिसको मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की यहाँ ज़रूरत है, वो है कम्युनिकेशन। एक लफ्ज़ आता था बहुत अरसा, जनरेशनल गैप। तो लोग कहते थे जनरेशनल गैप तो नेचुरल है ना, कि वो जाहिर है कि वो कोई 20 साल पहले पैदा हुआ, फिर एक 20-25 साल के बाद लोगों का एक ग्रो होगा और एक वो, तो वो एक ही घर में रह रहे होंगे 3 जनरेशन्स या कुछ।
तो जनरेशनल गैप हम सुनते रहे। जब मैंने साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी को ज़्यादा डीपली पढ़ना शुरू किया तो समझ में ये आया कि अच्छा, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। ये जो लेट्स कॉल देम जनरेशन ए, बी एंड सी, एक घर में रहने वाली 3 जनरेशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो जनरेशन ए है जो सबसे पहली है, इसने जिस माहौल में परवरिश पाई थी अपने पहले 13 साल में, जी जी, तो वो जो फर्स्ट 13 ईयर्स है ना, उसमें हम कहते हैं कि एक पूरी पर्सनैलिटी बनी है। उसके बाद तो फिर हार्मोन्स ने ओवर शेडो करना शुरू किया, गुस्सा आना शुरू हुआ, खुशी होनी शुरू हुई, मोहब्बतें होनी शुरू हुई, वो सब कुछ 13 साल की उम्र के बाद। उससे पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत कुछ ना। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके पहले 13 साल के एनवायरनमेंट क्या थे जी जी, पूरे जी, मुल्क में, इलाके में, मोहल्ले में, इदारों में क्या हो रहा था। फिर दूसरी जनरेशन जो बीच में खड़ी है, जो हमारी इस वक्त जनरेशन है, उसको हम अगर जनरेशन बी कहें तो इसका मतलब है ये इसके पहले 13 साल और इसके पहले 13 साल में एक फ़र्क है। यहाँ अब मोहल्ले ख़त्म हो रहे हैं। जी जी, ठीक है। यहाँ इलाके का स्ट्रक्चर बदल रहा है और इदारों की भी शक्ल बदल रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये 2 जनरेशन्स तो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाती रहीं। मैं स्कूल से घर जाती थी, अम्मी को पूरी कहानियाँ सुनाती थी, अम्मी से बातें होती थी, अम्मी अपने स्कूल के बारे में मुझे। उसके बाद ना ये एक सी जनरेशन, जो इस वक्त हम जनरेशन जी कहते हैं जिसको, ठीक है, ये जो जनरेशन आई है, इसके पहले 13-14 साल हम दोनों जनरेशन से एंटायरली डिफरेंट है। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो सर अब जनरेशन जी है ना, ये 2000 ऑनवर्ड है। अच्छा, ईयर 2000 ऑनवर्ड, जी जी, ये पले ही एक एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। जी बिल्कुल। हमने खुद कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो जो हमारे कल्चर की चीज़ें थी इनको हमने आगे ट्रांसफ़र नहीं करना, हमने इस कल्चर को बदलना है। हम जो बीच में खड़े थे ना, जी जी, हमने ये वाला काम किया। ठीक है। अब इस जनरेशन में और इस जनरेशन में जब आप देखेंगे ना, तो आपको ह्यूज डिफरेंस या ह्यूज गैप दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो ज़्यादा गैप पैदा हुआ वो, जैसे आप अपनी जनरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जेन जी में वो गैप क्या ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा बढ़ा हुआ? मैं बिल्कुल इससे एग्री करूँगी कि मेरे और मेरे वालिदैन वाली जनरेशन में गैप था, लेकिन कम था। ठीक है, टाइम उतना ही है, साल उतना ही है, जी जी, लेकिन रैपिड चेंज नहीं है इतनी जितनी आप 2000 से 2026 में आज हम खड़े हैं। तो आप रैपिड चेंज देखते हैं। वो हाँ, मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया कि मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीखी। ठीक है, तो मुझे उस कोर्स में भी बताया गया कि डॉक्यूमेंट्री वैसे स्टैंडर्ड इतना होता है। फिर कहा गया कि लेकिन आप लोग 20 मिनट्स की बनाएं। जी जी, 20 मिनट से ज़्यादा अब कोई नहीं बोले। ओके फाइन, कोई नहीं देखेगा, तो हमने 20 मिनट की बनाई। बाय द एंड ऑफ द कोर्स उन्होंने कहा कि नाउ द चैलेंज इज कि आप इसको 10 मिनट्स पे ले आएं। अच्छा, मैसेज लॉस्ट नहीं होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन का। डॉक्यूमेंट्री में जो आप मैसेज देना चाहते हैं पूरा रहे, लेकिन अब इसको ना 10 पे ले आए। दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी। उसके 2-3 साल बाद मुझे मौका मिला सर, एक है ऑनलाइन फोरम है, उसका नाम है 1 मिनट अकेडमी। अच्छा, अब मैं और मेरे से पिछली जनरेशन बैठ के आराम से 40-45 मिनट का एपिसोड देखते थे। मुझे सिखाया गया 20 के बनाओ। अच्छा, ठीक है, और फिर कहा गया कि असल में लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, 10 मिनट बनाओ। एंड देन आई लर्नड टू मेक शॉर्ट्स ऑफ 1 मिनट। मकसद ये हुआ कि इस जनरेशन के साथ अब ये हो गया है कि इसने 45 मिनट्स तो सोचना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो 1 मिनट में अगर आप मैसेज कन्वे कर लें तो कर लें, अदरवाइज वो नहीं देखें। हाँ, जो जैसे आजकल टिकटॉक पे होता है, 1 मिनट में यंगर जनरेशन को लोग बना, शॉर्ट्स हैं 1 मिनट। वो कहते हैं 60 सेकंड्स टू 90 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। तो बस ने ये जब सब कुछ अब हो गया, ये गैप हो गया, अब इस गैप के तब्दीली जो आई, इसके तो इसको ठीक तो नहीं, खैर मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ जिंदा रहने का तरीके का ये दूसरा सवाल होगा। लेकिन पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये हो चुका, तो अब दोनों में
ये जो कम्युनिकेशन कहना चाहिए या जो एक दूसरे के साथ लेन देन कहना चाहिए, जिंदगी का आगे बात करनी है, उठना बैठना, इसमें क्या फ़र्क आया है? अच्छा, अब हम इन्हीं तीनों जनरेशन्स को फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमसे बड़े हमारे वालिदैन वाली जो जनरेशन थी, जब आप 40s क्रॉस कर लेते हैं तो मोर और लेस इंसानी रवैयों में ये एक ट्रेंड देखा गया है, एक पैटर्न देखा गया है कि दे डोंट वांट टू चेंज। ठीक है, 40 के बाद उनको लगता है कि अब मेरी आदतें पुख्ता हो चुकी हैं और अब मैं तब्दील नहीं होऊंगा, लोग मेरे साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जनरेशन 40 अबव हुई, हम इनके घरों में मौजूद हैं, अनमैरिड या मैरिड बच्चे, तो हम इस चीज़ का रिगार्ड करते थे कि इन्होंने नहीं चेंज होना, वी नीड टू अकोमोडेट। ठीक है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम 40+ हो गए। ठीक है, ये दो जनरेशन्स एक दूसरे को बहुत हद तक अकोमोडेट कर रहे थे। वो जहाँ तक फ्लेक्सिबल हो सकते थे हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल्स आंटीज फ्लेक्सिबल होते थे। हमें पता होता था कि इस लिमिट से आगे इनको परेशान नहीं करना और इनको चेंज होने के लिए फोर्स भी नहीं करना। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम इस वक्त की करंट जनरेशन जो यूथ है हमारी, इनके साथ हमने डीकंस्ट्रक्ट किया कुछ चीज़ों को। डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया कि उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। जो चीज़ें हमने बड़े आराम से कैरी फॉरवर्ड कर ली थी ना, या हमने ले ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी ओबीडियंस में, एहतराम में, और उसमें इन्होंने उनको क्वेश्चन करना शुरू किया। अच्छा। इन्होंने हमें भी क्वेश्चन करना शुरू किया कि आप उनकी क्यों मान लेते हैं when you know अच्छा कि this is not good for you। या ठीक है, तो मेरी वाली जनरेशन बताती है कि नहीं, हर वक्त मैंने अपने आप को नहीं देखना होता। ये कहता है नहीं, मैंने तो सबसे पहले अपने आप को देखना होता है, सो मी फर्स्ट। ठीक है, एंड देन एनीबडी एल्स, जो कि एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। जी जी। यहाँ एक शख्स जो एजिड हो रहा है, जिसके बच्चे यहाँ बीच में मौजूद हैं और उनको पता है कि वो एजिड हो रहा है, तो ये उस रिगार्ड में है कि नहीं, मी फर्स्ट नहीं, माय पेरेंट्स फर्स्ट या माय एल्डर्स फर्स्ट। अच्छा, अब ये सिनेरियो है, राइट। इनको अगर मैं ये कहूँ कि जी आप अब चेंज होना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये वाली जनरेशन कह रही है, तो ये इनके साथ ज्यादती होगी। ठीक है, नाउ दे आर 60 and plus, me and my fellows are 40-50 nearly। तो इनको अगर अब मैं ये कहूँगी ये मुश्किल होगा। एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, डॉक्टर बाबर, उन्होंने कहा कि अफशा हमें काम ये करने की ज़रूरत है कि वेयर डू दिस जनरेशन मीट दिस जनरेशन। हम बीच में खड़े होके ना एक ब्रिज का काम किए जा रहे हैं, तो कभी कभी हमें बीच में से निकल जाना चाहिए, नो ब्रिज। हाँ, तो हमें पीछे स्टेप बैक करना चाहिए और इनको कनेक्ट बैक करने देना चाहिए। अच्छा। जो कि मुझे लगा कि हाँ वाकई ये शायद हमारी जनरेशन बीच में खड़े होके कभी इनसे बात करती है, कभी इनसे बात करती है, इनको डायरेक्ट कम्युनिकेट हम कम करवाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो रहा है। ठीक है, अब ये जो लोग हैं ये सीनियरिटी पे होंगे, मेरे जैसे लोग कहीं मिडिल में मिड करियर में होंगे, और ये यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो ये ज्यादातर मुझे ही मिलते हैं। ये उस सीनियर लोगों को कम मिलते हैं। तो वी नीड टू, जो आपने कहा ना, किया क्या जाए, वी नीड टू मेक फोरम्स, वी नीड टू मेक स्पेसेस जहां इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो। अच्छा। उसको घर में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि मैंने अपनी एक खाला को फोन गिफ्ट किया। अच्छा। एंड शी सेड कि अब मुझे ये सिखाओ भी। तो मैंने उस मौके को गनीमत जाना और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगी, आपकी ग्रैंड डॉटर सिखाएगी। अच्छा। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा देखो, मैं हर जुमे आती हूँ और मैं ना हर जुमे आके देखा करूंगी कि तुमने दादो को कितना सिखा दिया। राइट। तो अब वो क्या करती थी, वो रोज बैठती थी दादो के पास और उनको कहती थी कि आज हम ये करते हैं, आज हम आपका ये वाला अकाउंट बनाते हैं। तो एक पॉइंट मिला जहां पे दादो को और उसको मौका मिल गया टू कनेक्ट बैक। बड़ा खूबसूरत तरीका। होता क्या था, हमें ये मौका मिलता था किचन में। जी जी। मुझे रोटी बनानी मेरी नानी ने सिखाई थी। जी जी। ठीक है,
अब इस बच्ची को हमने कह रखा है कि नहीं, जब तक ये पढ़ रही है हमें इसको किचन में नहीं, हमें इसको किचन में नहीं लेके जाना, ठीक है, दैट्स हर चॉइस, ये जाना चाहे तो जाए, नहीं तो नहीं। तो वो जो मौके थे ना हमारे कनेक्शन बिल्ड होने के, वो रिड्यूस होते गए। अब इनकी जो इंटरेस्ट है उसमें से कोई मौका ढूंढना पड़ेगा जिससे वापस इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो घरों में इस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। Exactly. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिसने अभी अपने 50 साल पूरे किए हैं। तो एक यूनिवर्सिटी अगर अपने 50 साल पूरे करती है तो बिल्कुल उसके पास वो तीनों जनरेशंस मौजूद हैं। जी जी। पिछले दिनों मैंने नोटिस किया कि कुछ यंग फैकल्टी मेंबर्स आए और सीनियर्स उससे बड़े नालान थे कि ये उस तरह फोकस्ड होके काम नहीं करते, सीरियस होके काम नहीं करते, ये नहीं करते। तो मुझे लगा कि इन यंग बच्चों को ऑब्वियसली भरी महफिल में या भरे मीटिंग में अगर उनको कहा जाए तो वो एकदम डीमोटिवेट या वो ठीक नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, यहाँ भी एग्जैक्टली वो जैसे घर में हम जो मिड जनरेशन थे, हम जो मिड करियर लोग हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट्स, ठीक है। उसमें मैं एक शख्स का ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा वाइस चांसलर रहे, अल्लामा इकबाल ओपन नाम सुना हुआ मैंने। डॉक्टर साहब ने एक सिलसिला शुरू किया जिसको वो कहते थे क्रिटिकल डिस्कोर्स। क्रिटिकल डिस्कोर्स, यस। अच्छा। तो वो कहा करते थे कि अफशा, आप लोगों ने ये करना है कि आप 32 हम फैकल्टी मेंबर्स थे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, तो वो कहते थे कि आपने ना एक कैलेंडर बना लेना है, तो हर वीक कोई एक शख्स कोई एक किताब पढ़ के आए, ठीक है, और हम बैठेंगे, वो हमें प्रेजेंट करेगा कि उसने किसको पढ़ा एंड व्हाई दे फाउंड इट इंटरेस्टिंग, और फिर हम उस पर क्रिटिकल डिस्कोर्स करेंगे। जी जी, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू ब्रिंग पीपल इनटू कॉमन डिस्कोर्स। एक बात जो सबके इंटरेस्ट की हो, जी जी, वो मेज पे रखी जाए और एक डायलॉग हो। तो उसमें जब वो नए बच्चे जिन्होंने अभी नया ग्रेजुएट किया था, उन्होंने अभी नए ऑथर्स को पढ़ा था, वो कहते थे हाँ हमारे पास है बुक, हमने फलां पढ़ा है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी, तो वो लेके आ जाते थे एंड वी स्टार्टेड डायलॉग अराउंड इट। तो मुझे लगा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस तरह का काम कैन बी डन वेरी नाइसली। अगर आप रोज के काम से हट के वंस अ वीक घंटे डेढ़ का सेशन, जी बिल्कुल, कुछ ऐसा कर लें जहां काम से हट के इनका आपस में डायलॉग शुरू आपस में, तो वो एकदम उनकी आंखें खुल जाती थी कि हाँ मैंने इस ऑथर को पढ़ा लेकिन मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। बिल्कुल, राइट। तो फिर वो सीनियर्स के पास जाके बैठना शुरू हो जाते थे कि सर उस दिन जो बात हुई थी ना वो हमें समझाएं, एंड दैट बिल्ड्स द ब्रिज ऑटोमेटिकली, ब्रिज बन जाता। और ऑर्गेनाइजेशन में तो जैसे आपका अपने एजुकेशन से मिसाल दी, इवन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चांसेस हैं जहाँ ये आपस में मिल के बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस का मैं जो सोचता हूँ सिचुएशन, अगर आप देखें कि जूनियर बेचारे को तो डर लगता है सीनियर के कमरे के आगे से भी गुजरने का। वो कहता नहीं यार मैं उधर से गुजरूंगा भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, ये जब मैंने अभी 1 साल पहले हार्वर्ड का एक कोर्स था इम्प्लिसिट बायसेस। इम्प्लिसिट बायसेस वो पोशीदा हमारे बायसेस हैं और तासुबात हैं जिनका हमें खुद भी नहीं पता होता। जी जी, ठीक है, इसलिए वो इम्प्लिसिट कहलाते हैं। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो कहते थे कि ये आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट की तरह है। अच्छा, जब वहाँ कोई हिट हो जाता है तब आपको पता चलता है, तब तक वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा। अभी जब आपने ये बात की ना कि जूनियर तो सीनियर के कमरे के आगे से गुजरता हुआ डरता है, अगर मैं उस सीनियर से बात करूँ कहेंगे नहीं मैं तो बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं तो सबके लिए बड़ा एक्सेसिबल हूँ, मैं तो इन बच्चों से भी बड़ा मिलके गुजरता हूँ। वो इम्प्लिसिट बायस जो कहीं मौजूद है उनको नहीं पता, इस बच्चे को पता है कि मैं हिट हो जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है, इसलिए ये डरा है। यंगर वाले के भी बायसेस है कि सब से दूर रहना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको नहीं पता कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि मैं हिट हुए बगैर इनके पैरेलल भी गाड़ी चला सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो हमें तस्लीम करनी चाहिए कि इस माशरे के साथ पावर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। स्ट्रॉन्ग है।
वो घर में भी रहा है, हर जगह, और वो ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहा है। उसमें होता ये है कि जैसे ही मुझे कोई बात बुरी लगेगी तो बजाय मैं कम्युनिकेशन में या कॉन्वर्सेशन में जाने के मैं एकदम पावर इम्पोज कर दूँगी। ये क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैंने पहली दफ़ा घर में कोई ऐसी हरकत की होगी 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में, तो मुझसे किसी ने कॉन्वर्सेशन नहीं की थी, मुझे फ़ौरन डांट पड़ी थी, दबका पड़ा था, ठीक है। तो मैंने उसको एब्जॉर्ब किया है, मैंने इस चीज़ को लर्न कर लिया कि अच्छा जब कोई बात पसंद ना आए तो अथॉरिटेटिव होके पावर इम्पोज कर देनी है, अगला मजबूर हो जाएगा बात मानने के लिए। अब ये पावर स्ट्रक्चर हमें सब जगहों पे नज़र आता है, ये हमें घरों में भी नज़र आया, ये हमें स्ट्रीट्स में भी नज़र आया, और ये हमें इदारों में भी नज़र आया। ये जो बच्चा जो सबसे जूनियर होता है या जो यंगेस्ट जनरेशन होती है जो इस वक्त है, ये इसको रिबाउंड करती है, ये कहती है कि अच्छा आप हम पे पावर इम्पोज करेंगे तो हम वो वाली जनरेशन नहीं है जो हम बड़े आराम से सुन के बैठ जाएंगे। दे रिबेल एंड दे रिबाउंड। इसको रोकने की खातिर ना हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बड़े कि अच्छा थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करना, इनको गुस्सा कम आए, आपके साथ इनका इंटरेक्शन कम हो। इस खौफ से हम इनको एक दूसरे से दूर करते 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 इतनी दूरी पे ले गए कि वो शख्स कह रहा है कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आके मुझसे मिला करें, वो नहीं मिलते। हाँ, और ये बीच में हमने इतने सारे स्ट्रक्चर खड़े करके कहा कि नहीं सर वो मुझसे बात कर लेगा या वो फलां से बात कर लेगा और वो फलां को मिल लेगा। तो मैं फिर से कहूँगी कि ये जो मिड करियर लोग हैं दे नीड टू स्टेप बैक अ लिटिल बिट और इस बच्चे को इजाज़त दें, इस बच्चे को रास्ता दें। इजाज़त भी मुझे अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता, इसको रास्ता दें, ठीक है, कि ये खुद डायरेक्टली अपना आइडिया यहाँ जाके पेश करे, बिल्कुल, बजाय इसके कि वो गैप रहे और वो अपनी जगह परेशान रहे कि ये काम नहीं करते, और ये अपनी जगह परेशान रहे कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर सकता। तो ये दोनों तरफ से ना हमें, तरफ से हाँ। अच्छा डॉक्टर उमा, एक और चीज़ मैंने देखी है, अगर आप भी नोट करें, जो आपने ये बात अभी की कि वो ऊपर से फिर वो अथॉरिटी के टाइम पे आ जाते हैं, अथॉरिटी इम्पोज कर देते हैं कि मेरी बात मानी जाए। लेकिन मैं अपने कई साथियों में, लोगों से, अपने बड़ों से, अपने करीब के लोगों से उठता बैठता भी हूँ, इसी हम जब बात करते हैं मौजूआत पे बात करते हैं। अब एक और चीज़ शायद आपने भी नोटिस की हो, मैं तो नहीं इसके ऊपर, आप तो रिसर्च की और तहकीक की बात करेंगी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अब बड़ों में भी वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं अथॉरिटी इम्पोज करूं, तो वो अब एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहाँ वो फिर विड्रॉल में चले जाते हैं। वो कहते हैं यार जो होता है होने दे, मतलब बजाय ये कि मैं इससे चपकलिश क्रिएट करूं। तो क्या ये तहकीक से कोई ये चीज़ सामने आ रही है? जो इसको मैं एक और एग्जांपल से देखती हूँ। हमने स्कूल्स में कह दिया मार नहीं प्यार, जी जी, ठीक है। तो मैंने अभी ये जो पिछले 2 साल का मेरा रिसर्च फेज था उसमें मैंने कहा कि ये टीचर को आपने ये तो कहा नहीं मारना, ठीक है, पावर इम्पोज नहीं करनी, लेकिन आपने टीचर को ये नहीं बताया कि क्या करना है, ठीक है। अगर बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की है जिस पे वो पहले मार लेता था या डांट लेता था, अब आपने उसको कहा नहीं मारना, तो वो क्या करे, गले लगा ले? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है। आपने जो बात की उसमें भी एग्जैक्टली यही बात सुनाई देती है कि ये जो घर में एक बड़ा बुजुर्ग शख्स था, ये मुझे बिठाता था और डांट के कहता था बता दिया ना आपको, तो बस आपने ये करना है, और मैं कहती ओके। अब ये वाला बच्चा कहता है नहीं, इसकी लर्निंग में नहीं है कि व्हाट इज द ऑल्टरनेट। इनकी लर्निंग में ये है कि मैं तो डांट के कहता हूँ और मान ली जाती है, अब नहीं मानी जा रही तो मैं खामोश हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि इसको कोई तीसरी बात पता ही नहीं है। जी जी। इसने अपनी लर्निंग में ये नहीं सीखा था कि जब काउंटर आर्ग्यूमेंट आए, जब ऑपोजिट ओपिनियन आए, वो चाहे यंगेस्ट बच्चे से आए, तो भी उसको अपने बराबर बिठा के
डायलॉग करना है। जी जी। ये इसकी लर्निंग में भी नहीं था और इसकी में भी नहीं था। नहीं, दोनों तरफ नहीं, दोनों के पास नहीं, इन दोनों जनरेशन्स के पास नहीं था। इनका ये ख्याल था कि अच्छा जब ऊपर से एक गुस्से का आ जाए या एक हतमी फैसला आ जाए तो फिर बात नहीं हो सकती। या ये कहता है मुझसे बात करो। या इन्होंने क्योंकि डायलॉग कल्चर नहीं देखा था तो ये विड्रॉ कर जाते हैं। जी जी। ये कहते हैं अच्छा फिर जो करना है कर लो। या अभी जब मैं ये जिसको मैंने पीस पेडागोजी का नाम दिया है, तो पीस पेडागोजी से पहले मैं एक और डिज़ाइन कर रही थी जिसको हमने कहा 360 डिग्रीज POV, कि किसी भी बात को सारी तरफ से देखा जाए। अच्छा। मेरे एंगल से कैसी दिख रही है, आपके एंगल से कैसी दिख रही है, मेज़ की इस तरफ और इस तरफ जो बैठे हुए हैं इनके एंगल से इनको कैसी दिखती है। तो ये सिखाना पड़ा हमें टीचर्स को भी और सीनियर टीचर्स को भी, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम टीचर्स के साथ था, कि आपने अपने पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरे का पर्सपेक्टिव कैसे सुनना है, समझना है और उसको भी उसी तरह अपनी इमेजरी में डेवलप करना है जैसे आपने अपना पर्सपेक्टिव किया हुआ है। बिल्कुल। देन यू विल बी एबल टू हैव अ डायलॉग। अदरवाइज नहीं हो सकता। नहीं हो सकेगा, आप विड्रॉ कर जाएंगे। या आप कहेंगे अच्छा चलो मैं कहता ही कुछ नहीं। या तो हमारे से पिछली जनरेशन के साथ ज़्यादातर इस वक्त ये हो रहा है कि वो बात करते हैं एक हद तक, जब वो कहते हैं नहीं सुनी जा रही तो वो विड्रॉ कर जाते हैं। विड्रॉ कर जाते हैं। तो उनको उस जगह पे लेके आना कि नहीं नहीं हम आपकी बात भी सुनना चाहते हैं लेकिन हम इसकी बात भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और दोनों को इक्वल वैल्यू पे ला के रख के फिर जजमेंट फिर होगी। अच्छा, ये मुश्किल। एक इससे बड़ा इंटरेस्टिंग ख्याल मेरे जहन में पैदा हुआ, या जो सीनियर जनरेशन है वो कहती है यार इनको नहीं पता, इनको तमीज़ नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और छोटे शायद बड़ों तक वो बात पहुंचती नहीं, और वो भी सोचते होंगे यार इनको पता नहीं है, बात ही नहीं सुनते, मैं ये कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं। आई थिंक अगर आप इनके साथ बैठे तो पता लगता है ये कसूरवार है, उनके साथ बैठे तो लेकिन आपकी कहने के मुताबिक कसूर दोनों तरफ, कसूर नहीं कहना चाहिए लेकिन गैप दोनों तरफ से है। तो हम भी जब सुनते थे ये जनरेशन्स का गैप है या इनमें फ़र्क है तो हम कहते थे नहीं यार ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको डीपली स्टडी करें तो ये घरों में भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और जैसे आपने कहा अगर मेरे 13 साल मैं बाप की तरफ आंख में नहीं देख सका तो मैं तो वो सीख के आया कि मैं तो बाप का चेहरा भी नहीं देख सका। मेरी जो वैल्यू बेस है ना, मेरी वो डेवलप हुई भी है पहले 13 सालों में। ठीक है, अब मेरे से ये सिर्फ डिफरेंट नहीं है, ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटायरली ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से इतना पोल्स अपार्ट होके खड़े हो गए, और मैंने उसको 360 डिग्री का नाम ही इसलिए दिया था कि ये ना 180 डिग्रीज पे चले जाते हैं दोनों। जी जी। इन दोनों को आहिस्ता 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 मूव करके जब हम यहाँ तक लाते हैं ना तो इसको इसका पर्सपेक्टिव नजर आना शुरू आता है और इसको भी इसका पर्सपेक्टिव नजर आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि ये एक ही दिन में उठ के उनकी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इनको रोटेट करते हैं, आइडियाज रोटेट करते हैं। 2-3 चीज़ें जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। एक है आर्ट एंड क्राफ्ट। हमने इसको समझा नहीं, ये इंटरजेनरेशनल गैप को कम करता है। अच्छा, मैंने अभी एक तज़किरा किया, मुझे रोटी बनानी मेरी नानी ने सिखाई थी। ठीक है ना, रोटी बनाना इज अ क्राफ्ट। जी जी। गंदम कच्ची नहीं खाई जा रही ना, नहीं खाई, ठीक है, तो इट्स अ क्राफ्ट कि अच्छा इसको खाने के काबिल कैसे बनाना, राइट। रुई चुन के हम ऊपर नहीं उड़ सकते, तो इट्स अ क्राफ्ट कि इसका लिहाफ कैसे बन रहा है, राइट। अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट क्या करता था, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करती थी कि ये ऐसे होगा तो तुम्हारे पहनने के काबिल हो जाएगा, ऐसे होगा तो तुम्हारे खाने के काबिल हो जाएगा, ऐसे होगा तो इन बच्चों को चीज़ें मिलने लगी रेडीमेड। ये आर्ट एंड क्राफ्ट से बिल्कुल दूर निकल गए, दूर हुए। कौन सा आर्ट एंड क्राफ्ट है अभी भी हमारे पास, मेरी जनरेशन तक मौजूद है, जिसको हम इनकी आईटी स्किल्स के साथ निट करें? ठीक है, मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि अफशा मैंने तुम्हारी एक टॉक सुनी और मुझे याद आया कि मैं जब भी केक बनाने खड़ी होती हूँ ना, उस दिन मेरा बच्चा मेरे पास आके किचन में खड़ा होता है, वरना नहीं होता।
ठीक है, वरना वो कभी किचन में नहीं कभी आता। दिया। तो उसको केक्स खाने का शौक है, तो केक की बेकिंग में वो मुझे हेल्प भी करता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं करता, वरना वो अपने मोबाइल्स और ये वो करता है। तो कहती मैंने अगली दफ़ा जब मेरी बर्थडे थी मेरी अपनी, तो मैंने उसको कहा आज केक तुम बनाओगे। अच्छा। हैविंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 10 साल में उस बच्चे का अपना फेसबुक पेज है जिस पे वो कप केक्स के ऑर्डर्स लेता है, बनवाता है, करता है और बेचता है। और उसकी नानी और उसकी दादी जो दोनों जिंदा हैं, वो उसको डिफरेंट रेसिपीज़ देती हैं, सिनेमन की अलहदा देती हैं, कार्डेमम कब यूज़ होनी है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा। तो ये पूरा एक इंटर जनरेशनल लिटरेसी डेवलप हुई है। जी जी। फेसबुक पेज बनाने इनको नहीं आते थे, ई मार्केटिंग इस माँ को भी नहीं आती थी। ठीक है, इस बच्चे की वो दोनों तीनों स्किल्स यहाँ इस्तेमाल हो गई हैं। बिल्कुल। एंड दे हैव निटेड टुगेदर। तो ये उनका फैमिली बिजनेस बन के खड़ा हो गया विद इन 10 years और सो। हमें बड़ी इंटेलिजेंटली ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे कल्चर का हिस्सा हैं। मैं इस बच्चे की आज की स्किल्स को उसके साथ कैसे जोड़ूं, ये बच्चा मुझसे जुड़ जाएगा। मैं ये भी क्या करता है, ये बिजनेस आइडियाज लेता है पता नहीं कौन सी दुनिया से। ठीक है, फिर कहता है उसके लिए मटेरियल भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। एक तो आपका इंडिजिनस नॉलेज मर रहा है, ठीक है, आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री को ये बच्चा ऑन नहीं कर पा रहा, और वो जो इंटरजेनरेशनल गैप आपने कहा वो भी बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह की चीज़ों को, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को, होम बेस्ड इस तरह की स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट के साथ शुरू करें, तो वो जो रिटायर्ड लोग भी समझ रहे हैं ना अपने आप को, दे गेट एंगेज हो जाते हैं, और इस बच्चे को लगता है कि हाँ ये वाला बिजनेस आइडिया मैं लेके शुरू कर, मैं आगे लेके जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों स्किल्स को, दोनों के तरीक़ों को कैसे मिलाया जाए और वो गैप को भी कम करते हैं। पहले आपने भी नोटिस किया, नानियाँ दादियाँ अपने पोते पोतियों को या नवासियों को, नवासों को लेके किताब कहानियाँ सुनाती थी किताब से। अब किताब तो रही नहीं, लेट्स से। बिल्कुल ठीक है, हैं वैसे तो किताबें बच्चों की हैं, अगर कोई कोशिश करे तो किसी को लेट के बिस्तर पे बैठ के, सोफे बैठ के सुना सकता है। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा इंटरेस्टेड है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो कुछ देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो वहीं से करता है। तो अगर हमारी जो सीनियर जनरेशन है, अगर वो इतना एक इल्म हासिल कर ले टेक्नोलॉजी में कि उनके करीब आके उनको छोटी छोटी बातें शेयर करके आपस में कनेक्ट कर सकें, तो शायद वो भी एक तरीका। जो आपकी इस बात के दौरान जो मैंने विजुअलाइज किया वो ये किया कि इन बच्चों को कंटेंट चाहिए, क्योंकि इन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना है। ठीक है, इन्होंने रील्स बनानी है, इन्होंने एक स्ट्रीक शुरू की होती है जिसको इन्होंने तोड़ना नहीं होता, उसमें इन्होंने कंटिन्यूटी से रील्स ऐड करनी होती है, वरना वो कहते हैं हमारी स्ट्रीक टूट जाएगी, हमारा थ्रेड टूट जाएगा। राइट, इनको कंटेंट चाहिए। ये जो सीनियर जनरेशन बैठी है ना, इसके पास बहुत कंटेंट है। इसने 60-65 साल ज़िंदगी गुजारी है, इसके ब्रेन में इतना कंटेंट है जो अभी इस बच्चे के पास नहीं है। राइट, अगर ये समर का एक प्रोजेक्ट ले कोई हमारी गुफ्तगू सुन के कि मेरे पास वो जो कहानियाँ, एग्जैक्टली जिनको आपने कहानियाँ कहा, मेरे पास कहानियाँ हैं, मैं रोज़ की एक कहानी अपने किसी ग्रैंड चाइल्ड के साथ मिल के AI से कंटेंट जनरेट करूँगी। कहानी मैं सुनाऊंगी, AI की रील बच्चा बनाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड क्रूड आइडियाज, कि वो बच्चा कहानी नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो बच्चा कंटेंट जनरेशन करना चाहता है, उसको कंटेंट चाहिए जो उसके पास नहीं है। मैं CIEA से कॉन्फ्रेंस होती है, कंपैरेटिव इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी, मैं उसमें गई तो उन्होंने कहा कि एक बांग्लादेश के स्कूल में उनकी एक लोकल लैंग्वेज थी, एक बंगाली थी और इंग्लिश में करिकुलम था। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये इंटर जनरेशनल लैंग्वेज ट्रांजिशन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स जुबान बोलते थे वो अब ये बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, ये या इंग्लिश बोलता था या बंगाली बोलता था। तो हमने क्या किया, हमने अपने स्कूल पे, ये एक केस स्टडी थी, उन्होंने कहा हमने अपने स्कूल पे एक इवेंट किया, हमने ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वाइट किया कि आप बंगला में अपनी स्टोरी टेलिंग करेंगे। ठीक है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड करके
टीचर और स्टूडेंट अगला 1 वीक उस अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप स्टोरी सुनाएंगे, वो उसको बंगला और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा। तो ग्रैंड पेरेंट अपनी जुबान में सुना रहा है जो उसकी लोकल लैंग्वेज है। जी जी। अगले 1 वीक में वो उसको ट्रांसलेट करते थे, ट्रांसलेट करके वो वापस उसको दिखाते थे और सुनाते थे कि हमने ये मीनिंग बनाए हैं और ये कहानी बनाई है। एंड देन दे पब्लिश्ड शॉर्ट बुक्स। अच्छा। जिसमें वही कहानी ऊपर लोकल लैंग्वेज में हुई हुई है, फिर बंगला में हुई हुई है, फिर इंग्लिश में हुई हुई है। एंड दे शोड अस द बुक्स कि ये हमारे प्राइमरी स्कूल में स्टोरी बुक्स ऐसे मौजूद हैं। एंड वी डिड इट विद द ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ अगेन दिस इज अ स्मॉल आइडिया कि कैसे लिंक किया जाए इन जनरेशंस को वापस। और आप क्या समझती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये लिंक नहीं पैदा होते और ये लिंक मिसिंग रहते हैं या बढ़ते जाते हैं, तो इसकी क्या क्या खराबियां पैदा होती हैं आते हुए वक्त में? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस सीरियसली। सर, इस वक्त जो मेरी सबसे ज़्यादा परेशानी है वो है हमारे माशरे में बढ़ते हुए नफ्सियाती अमराज। अच्छा। जब ये गैप्स बहुत बढ़ जाते हैं ना, जब घर में ही बच्चा आके शेयरिंग नहीं कर रहा, घर वालों से ही बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम उनके बढ़ते हुए नफ्सियाती अमराज देख रहे हैं। जी जी। मैंने बीच में बात करते हुए कहा कि मैं उस जनरेशन से हूँ जो कॉलेज से आती थी और शाम तक सारी कहानी अम्मी को सुना देती थी। बिल्कुल। राइट। तो मेरा कैथारसिस भी हो गया, माँ ने बीच बीच में मेरी काउंसलिंग भी कर दी, ठीक है, नानी की गोद में सर रख के लेटी, उसने 3 बातें और समझा दी। बिल्कुल। तो मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई। ये बच्चा जब डिस्कनेक्ट हो गया तो इसके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहे। ये रोज़ाना इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट इंटरनलाइज करता है और मुझसे और किसी बड़े से बात ही नहीं करता। ये फिर अपनी ही जनरेशन में जाके दोबारा बात करता है, उनके पास अपने अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो नफ्सियाती अमराज बढ़ रहे हैं, बच्चों में शिद्दत का रुझान बढ़ रहा है, बच्चों में एक कैफियत है जिसको हम पैनिक की कैफियत कहते हैं, हिजान की कैफियत है, वो बढ़ रही है, एंग्जाइटीज़ बढ़ रही हैं, आने वाले वक्त से डरे में हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं कि मुझे ज़िंदगी यहाँ ख़त्म कर देनी चाहिए, इससे आगे मुझे जाना ही नहीं चाहिए, इस तरह की सोच। ये जब इंटरजेनरेशनल गैप बहुत बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, तो ये जनरेशन बहुत सफ़र करेगी। अभी उसको लगता है कि मैं मोबाइल के साथ गेमिंग में और इसमें और उसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन वो जो अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो किसी वक्त ऐसे बस्ट आउट होता है कि फिर पता चलता है कि इस बच्चे ने किसी से बात ही नहीं की और घर में भी किसी ने इससे बात नहीं की। तो जो आपका जो मैंने कहा ना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, हम जो एडल्ट ग्रुप होता है या जो सीनियर ग्रुप होता है, मुझे ये लगता है कि सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों में जो भी बच्चे या टीनेजर या यंग एडल्ट्स के पास मौजूद जो मेंटोर है ना, उसने ये देखना होता है। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, मुझे मैं कह नहीं सकता इसके ऊपर, वसूख से आप बता सकते हैं। जैसे यंगर जनरेशन है, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में इनकी जितनी भी घर में आते हैं जब, तो इनकी एक्टिविटीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, लोनलीनेस की तरफ ज़्यादा हैं, ये अकेले रहते हैं। ये शायद आप 10 मील 50 मील 1000 मील दूर किसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन घर में बात नहीं करते। तो जो दूर भी किसी से बात कर रहे हैं वो भी अब उनके हम असर हैं, मोस्टली उसी एज ग्रुप के मोर और लेस। तो घर में ये चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस की जाए कि वो इकट्ठे किसी वक्त बैठ के कोई चीज़ करें, कोई देखें, कोई एक बंदे, जिस तरह एक पहले फैमिली यूनिट्स होती थी, पुराने जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग शाम को चाहे दोस्त ही इकट्ठे बैठ जाते थे, कुछ लोग इकट्ठे बैठते थे, तो मोहल्लों में लोग जाके दुकानों पे बैठे होते थे। मैंने तो ये बचपन में देखा हुआ है, ये दूध की प्याले पकड़े हुए गप्पे लगा रहे, तो उनका एक तरह का शेयरिंग का वो जो अपनी फीलिंग्स को निकालने का एक रास्ता था, वो तो सबके लिए ख़त्म हो गया। ऐसा ही है।
सारे अकेले हो गए? कुछ घरों को हम एग्जाम्पल अभी भी देखते हैं. आई डू सी सम ऑफ माई कजन्स फैमिलीज एज वेल, जिसमें उन्होंने दरवाजे से एंटर होके एक मेज़ रख छोड़ा है कि हम आते हैं और हम अपने मोबाइल्स यहाँ रख देते हैं. ठीक है. और अगले कोई 3-1 घंटे हम कोशिश करते हैं कि हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे. और ये शाम को आए हैं, 4-5 बजे का वक्त है, कोई यूनिवर्सिटी से आया है, कोई ऑफिस से आया है, कोई घर पे ही था, तो ये चाय का वक्त है, हम चाय पीते हैं, हम थोड़ी सी गप लगाते हैं. एक चीज़, जैसे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट कहा था, वैसे ही एक चीज़ है गेम. गेम इज़ एन अपॉर्चुनिटी. अच्छा. ठीक है. आपको याद होगा हमारे घरों में शतरंज होती थी, लूडो होती थी, कोई ना कोई बोर्ड गेम होती थी, ताश होते थे, कैरम बोर्ड होता था. इन बच्चों ने उन गेम्स को इवॉल्व कर रखा है. बोर्ड गेम्स की नई शक्लें आई हैं जो इस जनरेशन ने नहीं सीखी, सिर्फ इसको आती है. सो वी नीड टू ब्रिंग बैक द गेम्स. हम बैठते हैं, हम बड़ी सीरियस गुफ्तगू शुरू कर देते हैं. ये बच्चा थोड़ी देर बाद अनॉयड हो जाता है कि यार ये क्या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, या जंगों की बातें कर रहे हैं, या इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं. मैं अभी यूनिवर्सिटी से आया था, मैं तो ये नहीं सुनने बैठ रहा, मैं उठ रहा हूँ. वो जब गेम होती थी तो हम इन सारी बातों से थोड़ी देर के लिए निकल जाते थे. ठीक है. तो एनी काइंड ऑफ गेम, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, टीवी स्क्रीन पे भी खेली जा सकती है, या बोर्ड गेम भी हो सकती है. लेकिन घर के अंदर अदर देन मोबाइल फोन, मैं बहुत दफ़ा जाके पूछती हूँ आपके पास है क्या, आपके पास कोई बोर्ड गेम है? जिस घर की मैंने एग्जांपल दी, माय ओन कजन्स फैमिली, मैं गई एक वीकेंड गुजारने, तो उसने कहा कि हम तो आते हैं और हम फोन्स रख देते हैं. मैंने कहा फिर क्या करते हो? उसने कहा गेम्स है हमारे पास. तो मैंने कहा अच्छा लाओ, कौन सी गेम्स हैं? तो बच्चों ने पिक्शनरी निकाली. अच्छा. कि अच्छा एक कार्ड के ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, मैंने अपने साथ वाले को दिखा दिया है, ठीक है, वो ड्रॉ करेगा और सामने वाले ने गैस करना है कि वर्ड क्या था. अब ये थोड़ी देर स्क्रीन ऑफ हुई, कोई सीरियस गुफ्तगू नहीं हुई, कोई झगड़े वाली बात नहीं हुई. ऐसा कोई नया कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं हुआ कि ये टीनेजर बच्चा उठ के चला जाता. वो मुझसे फौरन ले रहा है पेन और वो कह रहा है खाला आपसे नहीं बन रही, मैं बना के दिखाता हूँ एंड स्टफ. मतलब ये है कि हमने एंगेजमेंट के लिए हुक्स रखे कहाँ हैं. हमने फ़ोन से या स्क्रीन से हटाने के लिए हमने ऑल्टरनेट रखा कहाँ है. तो वो ऑल्टरनेट रखें. इफ़ यू हैव ऑल्टरनेट्स तो फिर हो जाएगा. हो सकता है वो अगले हफ्ते बाजार से खुद कोई नई गेम खरीद के ले आए. दैट्स ट्रू. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ये जो क्या ऑब्जर्वेशन में भी ये चीज़ आई होगी, मैं भी ये चीज़ देखता हूँ आजकल के जो ज़्यादातर लोग छोटे हैं, ये आते हैं, ये अपने अपने कमरे भी हैं. पहले कमरे समझे एक ज़माने में नहीं होते थे, आप सारे इकट्ठे बैठते थे, खाने इकट्ठे खाते थे, बल्कि सोते भी इकट्ठे थे, 8-8 बजे 10-10 बजे. अब वो चीज़ हो गई ख़त्म. वो आते हैं अपने कमरे में चले जाते हैं. बहुत सारे बड़ों को पता ही नहीं होता कि छोटे के साथ हमने उसको फैमिली के अंदर कैसे लाना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उसको कमरे से बाहर निकालना है. काफ़ी अगर आप देखें मूवीज़ भी बनी हुई हैं जिसमें बच्चे किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, बिकॉज वो उस स्टोरी में, ये मुझे नाम नहीं याद, कनेक्शन नहीं था, मुझे बड़ी घर वालों के साथ कनेक्शन नहीं था. घर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं बच्चा कर क्या रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है. क्योंकि जब आप छोटों से बात करते हैं तो आपको पता तो लगता है ना कि इसका जहन किस तरफ जा रहा है. ना भी असल बात पता लगे, जहन का पता लगता है. डॉक्टर साहिबा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आई, और मुझे खुशी हुई कि इतने खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, ये बात हुई. और मैं आपके साथ ही इस चीज़ का ख्वाहिशमंद भी हूँ कि अल्लाह हमारे माशरे को फिर से जोड़े, फिर से इकट्ठा रखे और हमें खुशियों की तरफ लेके जाए. शुक्रिया आपका. नाजरीन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तो हमारे साथ रहे. आपके तरफ से मैं डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाई और बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़ी अक्ल की बातें की, और जो कि हमारे माशरे को इस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़रूरत है. शुक्रिया आपका.